किस भर्ती प्रक्रिया में धांधली हुई है, घोटाला हुआ है और इसको आप रद्द करिए। लेकिन रद्द करने की वजह से गहलोत सरकार थी उस समय, उन्होंने लाठियां चलाई, वहां से भगाने का प्रयास किया। नहीं सत्ता आई भजन लाल जी की, भजन लाल जी ने हमें भरोसा दिलाया कि हम सत्ता में आते ही भर्ती को रद्द करेंगे और सभी तमाम भर्तियों की जांच कराएंगे, पेपर माफिया को पकड़ेंगे, मगरमच्छों को पकड़ेंगे। वास्तव में कि कुछ लोग हैं जो लड़ते हैं और सिस्टम के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं। ये बात सही है कि कुछ लोग हो सकता है मेहनत से लगे और इससे मैं भी डिनाई नहीं करूंगा। लेकिन देखो साहब, ऐसा है कि ऐसा कोई मैकेनिज्म एसओजी के पास था नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र और आप देख रहे हैं द ग्राउंडलेस। और आज हमारे साथ हैं राजस्थान के एक बहुचर्चित चेहरे जिन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और हाल ही में जो भी एसआई भर्ती रद्द हुई है उनका काफ़ी संघर्ष रहा है उस समय, और उन्होंने काफ़ी जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आवाज़ उठाई है। तो आज उनसे बात करते हैं, जो कि मनोज मीना जी, जिनका जो कि राजस्थान में युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। तो मनोज जी, आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आप जो 2021 में एसआई भर्ती के लिए आप लड़े थे और आपके साथ और भी थे, तो उसमें जो मेन मुद्दा था जो एसआई भर्ती के कैंसिल कराने का था, तो उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा, आपको क्या क्या समस्याएं हैं? देखो ऐसा है, जब ये भर्ती हुई 2021 में पेपर लीक हुआ, हमें पता लगा पेपर लीक हुआ, तो उसके अगले दिन ही हम शहीद स्मारक पे चले गए और सरकार से हमने मांग करी कि इस भर्ती प्रक्रिया में धांधली हुई है, घोटाला हुआ है और इसको आप रद्द करिए। लेकिन रद्द करने की वजह से गहलोत सरकार थी उस समय, उन्होंने लाठियां चलाई, वहां से भगाने का प्रयास किया, परेशान करने का प्रयास किया। उस दौरान उस समय हमारे साथ में करुणलाल जी भी आए और एक लंबी लड़ाई हमने शहीद स्मारक पर 5-7 दिन की लड़ी। उसके बाद में ये लड़ाई चलती रही और अशोक गहलोत जी से हम लगातार कहते रहे, धरने प्रदर्शन करते रहे कि गहलोत साहब इस भर्ती को आप रद्द करो, इसमें घोटाला हुआ है। लेकिन अशोक गहलोत जी ने हमारी नहीं सुनी और उसका परिणाम ये हुआ कि जनता ने फिर उनकी नहीं सुनी चुनाव के समय, और अशोक गहलोत जी आज के दिन आराम कर रहे हैं क्योंकि सत्ता उनकी है नहीं है। नहीं सत्ता आई भजन लाल जी की, भजन लाल जी ने हमें भरोसा दिलाया कि हम सत्ता में आते ही भर्ती को रद्द करेंगे और सभी तमाम भर्तियों की जांच कराएंगे, पेपर माफिया को पकड़ेंगे, मगरमच्छों को पकड़ेंगे। लेकिन फिर बाद में वही हुआ कि भजन लाल जी सेटल हो गए। भजन लाल जी ने भी कहा तो कुछ, फिर करने कुछ लग गए और पहले जांच कराई, एसआईटी गठन करवाया और सामने आया कि बड़ा घोटाला हुआ है, इसमें पेपर लीक हुआ है। और भजन लाल जी ने 6 जांच एजेंसियों से मतलब अपनी सहमति ली, अलग अलग विभागों से पूछा कि भर्ती को रद्द करे नहीं करे, सबने कहा रद्द कर दो। बाद में कोर्ट में जाके पलट गए और भजन लाल सरकार में भी हम खूब आंदोलन करे, धरने करे, खूब लाठियां खाई, खूब जेल गए, लेकिन लड़ते रहे। और पूरे सिस्टम से लड़ना, पेपर माफियाओं से लड़ना, दो सरकारों से लड़ना आसान नहीं होता है, लेकिन वो लड़ाई लड़ी। और एक गरीब किसान बच्चों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि उनका भरोसा सिस्टम पे बना रहे, उनको ये नहीं लगे कि हमारी नौकरी नहीं लगेगी और हम परेशान हो जाएंगे, पढ़ाई करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सब किसान के बच्चे हैं, उनके पास 20 लाख 25 लाख पेपर माफिया को देने को नहीं है। तो आज वो भर्ती रद्द हुई तो उनको एक भरोसा लगा कि यार वास्तव में कि कुछ लोग हैं जो लड़ते हैं और सिस्टम के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, और भर्ती प्रक्रिया रद्द हो गए आपके सामने कि आज प्रदेश के युवाओं का भरोसा दोबारा बना है कि अगर पेपर लीक होगा तो रद्द हो सकता है और थानेदार लगने के बाद भी घर जा सकते हैं। और आज युवा अब हमसे फोन करते हैं और युवा कहते हैं, मनोज भाई अब हमें लगता है नौकरी लगेगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़े संघर्ष की जीत है। 4 साल हम लड़े, फिर हनुमान जी के साथ 4 महीने शहीद स्मारक पे लड़ते रहे लगातार, और एक लड़ाई लंबी लड़ी जिसका परिणाम सामने एक भर्ती रद्द हुई और आज प्रदेश के युवाओं का भरोसा हमने हासिल किया। एक तरफ जैसे आपने बात की कि जो भी गरीब हैं, जो भी अपनी मेहनत कश जो भी लोग थे, जो भी स्टूडेंट्स थे, वो अपनी उससे लगे। और लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो भी भर्तियां रद्द हुई अभी वर्तमान में एसआई की, तो काफी न्यूज चैनल्स पे देखा और आपने भी देखा होगा, जो भी स्टूडेंट्स थे काफी जिन्होंने मेहनत की और वो लगे, उन्होंने काफी फेस किया है कि उनको लग रहा है कि जिन्होंने मेहनत की और उनसे लगे तो उनको अभी पद उससे बहाल हो चुका है, और जबकि जिनको जो गुनाहगार थे उनको उसमें होना चाहिए था। तो उनके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा? देखो ऐसा है, ये बात सही है कि कुछ लोग हो सकता है मेहनत से लगे और इससे मैं भी डिनाई नहीं करूंगा। लेकिन देखो साहब, ऐसा है कि ऐसा कोई मैकेनिज्म एसओजी के पास था नहीं जो सेग्रीगेशन कर सके कि ये तो चोर है, ये ईमानदार है। और एसओजी ने कहा कि हमारे 500 लोग, हमको लगता है इसमें फर्जी है, 500-600। डॉक्टर करुणलाल जी ने 500-600 लोगों का बताया और भजन लाल जी ने खुद 250-300 लोगों का नाम लिया। लेकिन जब उनको ये लगा कि हम 500-600 लोगों को छांट नहीं पा रहे, ठीक है, और हो सकता है नंबर और ज्यादा भी हो, और भी ज्यादा 859 की भर्ती थी, तो उन्होंने निर्णय लिया कि भर्ती को रद्द किया जाए। अगर उनके पास कोई मैकेनिज्म होता तो वो निकालते। और जो ईमानदार लोग खुद को ईमानदार बता रहे हैं, उनके लिए मेरी हमदर्दी है
कि जब आप इतना पेपर लीक हुआ, इतना भ्रष्टाचार हुआ, बिलित रूट से नकल, ओमार भराई गई, इंटरव्यू में धांधली, फिजिकल में धांधली, और उसके बाद अगर आप नौकरी लग गए, तो अब जब भर्ती रद्द हो चुकी है, तो जब ईमानदारी से एग्जाम होगी तब दोबारा लग जाओगे। भाई मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी डरता नहीं है, वो सोचता है कोई बात नहीं, एक बार अगर अपने साथ गलत हो गया दोबारा लग जाएंगे। डरेगा कौन? जिन्होंने 25-30 लाख रुपए दे दिए, जिनका नुकसान हो गया, जिनके पैसे डूब गए, वही लोग तो डरेंगे। पढ़ने वाले ईमानदार नहीं डरेंगे। और किसान कौम के बच्चे तो बहुत मेहनती होते हैं, कोई डरते हैं। चल ठीक है, अगर 10-20 लोग ईमानदार है और उनके साथ गलत हुआ है, हमारी भावना है, और मैं उनसे ये कहूंगा कि मन छोटा मत करो, तैयारी करो। और हमारे पास, सरकार के पास, एसओजी के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है नहीं। और बाकी तो जो ईमानदार हैं वो एक अपने सारे लोग ये 859 में से एक लिस्ट जारी कर दें कि हम ईमानदार है, तो वो भी डर रहे हैं ना, तो वो कह भी नहीं पा रहे ढंग से। अब कौन ईमानदार है इस पे तो मैं तो कैसे कहूँ। अभी एसओजी तय नहीं कर पाई। अभी रद्द होने के बाद में नेताओं से मिलने गए लड़के, साहब हम ईमानदार, हम ईमानदार, और जैसे बाद में पता लगा कि इसमें तो अब ये भी बेईमान है, अगले दिन ही नेताओं से मिल रहे हैं और शाम को एसओजी ने पकड़ लिया। तो ईमानदारी ऐसी दिख रही है इनकी, रोज रोज वो नंबर बढ़ रहा है ईमानदारों का। तो अब इसको पता नहीं कहां तक बढ़ेगा। तो मेरा ये सवाल है कि जो लोग ईमानदारी से लगे होंगे वो निराश नहीं होंगे, वो हमें धन्यवाद देंगे। एक भ्रष्ट सिस्टम, एक भ्रष्ट भर्ती के खिलाफ लोगों ने आवाज बुलंद करी। मेरा अगला सवाल ये है कि राजस्थान में हम आए दिन बहुत से ऐसी जितनी भी वैकेंसी निकलती है उनमें काफी पेपर लीक मामले मिलते हैं। चाहे आप बड़ी भर्तियों को देख लीजिए, या फिर कॉम्पिटिशन भर्तियां, या फिर आरपीएससी की जितने भी एग्जाम्स हो, या फिर हम छोटी छोटी क्लास के भी होते हैं तो उनमें भी ऐसे पेपर लीक मामले। अगर इन पेपर लीक मामलों को अगर रोका जाना चाहिए तो क्या तैयारी होनी चाहिए सरकार के पास? और भी देखो ऐसा है, भ्रष्टाचार भर्ती बड़े लेवल पे। कांग्रेस सरकार में 18 पेपर लीक हुए, 18 की जांच चल रही है, सारे पेपर बिक गए, युवाओं का भरोसा बिक गया, युवाओं के सपने बिक गए। तो इसको लेकर यही है कि आज के दिन डिजिटल युग है, तमाम चीजें में सुधार हो, सेंटर पे जो बायोमेट्रिक जैसी चीजें होती है उनको दुरुस्त किया जाए, कैमरों की अच्छी व्यवस्था हो। ओएमआर सीट में बच्चों को लगता है गड़बड़ हो सकती है तो उसको उसी दिन साइट पे डाल दो, अंदर से कोई ओएमआर नहीं भरवा पाए। और पेपर जब प्रिंटिंग प्रेस से आता है तो उसकी लोकेशन की पूरी ट्रेसिंग हो और पूरा पेपर तरीके से आए, कहीं पेपर लीक नहीं हो। तो ये तमाम चीजें जो सुधार होने में गुंजाइश है, पेपर माफियाओं को सख्त सजा मिले। सॉरी। अगला सवाल है कि जैसे ही सरकार ने, आपने नॉर्मलाइजेशन पे भी काफी कुछ बोला है, आपने बताया था, तो सरकार ये नॉर्मलाइजेशन लाई, उनको लगता है कि, और काफी को लगा, उन्होंने फायदे भी बताए, लेकिन इसको दूसरा पहलू भी होता है जिससे स्टूडेंट्स को काफी नुकसान झेलना पड़ा, और उन्होंने काफी स्टूडेंट्स ने बताया भी। तो इस बारे में आप क्या राय देंगे? तो ऐसा नॉर्मलाइजेशन युवाओं के लिए कैंसर है। अब एक बात बताओ कि जो बच्चा पेपर दे रहा है, मेहनत कर रहा है, और 100 नंबर का पेपर है और उसका नंबर बन रहे 90, और नॉर्मलाइजेशन करा उसकी कर दी 50, जिसके बन रहे 50 उसके कर दी 90। उस बच्चे क्या गलती है भाई? उस बच्चे ने तो नहीं, ऐसे नहीं कहा कि इस पारी मेरे एग्जाम कराओ, उस बच्चे ने तो नहीं कहा तुम मेरा पेपर आसान दो। वो तो हो सकता है कि हार्ड पेपर में भी 90 लाता, है ना। तो ये जो सिस्टम है नॉर्मलाइजेशन का, ये बहुत गलत है। ये पुरानी पद्धति है जिसमें किस्मत के भरोसे नौकरी मिल रही है। तो किस्मत के भरोसे नौकरी ना होके मेहनत के भरोसे नौकरी हो, तो इस सिस्टम में हमने सुधार करवाया है। अभी EQ परसेंटाइल फॉर्मूला अब आने वाली भर्तियों में अप्लाई होगा, उसमें 1-2 नंबर का वेरिएशन आएगा। जैसे पशु परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन हुआ, 26 नंबर बढ़े एक पारी में। अब 26 नंबर का मतलब ये है कि यार अगर 26 नंबर बढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ा सेटबैक है बच्चों के लिए। और वो बच्चे जो तैयारी कर रहे थे और जिनके नंबर अच्छे आ रहे थे, 26 नंबर कम हो गए, कितना नुकसान हुआ है बच्चों को? बहुत नुकसान हुआ है। जिनका होना था उनका हुआ नहीं, जिनका नहीं होना था उनका हो गया। तो नॉर्मलाइजेशन भी एक धांधली है, एक प्रकार से बैकडोर एंट्री मानो, और ये बड़ा भ्रष्टाचार का एक नेटवर्क है, तो ये खत्म होना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया क्यों होती है? ये इसलिए होती है, अलग अलग शिफ्ट में पेपर होते हैं, 6 शिफ्ट में पेपर है, नॉर्मलाइजेशन लगाते हैं। मैं कह रहा हूँ 6 शिफ्ट की जरूरत क्यों है? आप जब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हो तो 1 शिफ्ट 1 एग्जाम बात करो ना। आप क्यों इतने सारे रायते फैला रहे हो, क्यों नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो? तो क्योंकि उसके लिए आपको क्या शक्ति दिखानी पड़ेगी, आपको मन दिखाना पड़ेगा। तो वो मन मेरे को लगता है कि राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में, राजस्थान की राजनीति में है नहीं। और बच्चों का भला करना चाहते हो तो इन चीजों को सुधार की बहुत जरूरत है।
आप युवा, आप खुद युवा हैं और युवा सभी युवा है, पूरा देश की ज्यादातर आबादी युवा है। तो आप देखते हैं और राजस्थान में काफी बेरोजगारी है, हमारे पूरे हिंदुस्तान में हम देखते हैं। तो आप युवा होने के नाते इस बेरोजगारी का क्या हल होना चाहिए सरकार के पास, और क्या आप अपनी राय रखते हैं इसमें? देखो ऐसा है कि सरकार को बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, सही बात है, और युवाओं की संख्या बढ़ी है राजस्थान में। ज्यादातर अभी जो उम्र है उसका एवरेज 30-35 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं हर युवा चाहता है कि फ्यूचर सिक्योर हो, तो सरकारी नौकरी की तैयारी करता है। लेकिन ये बात भी सही है कि सरकारी नौकरी सीमित है, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर में भी युवाओं को नई इंडस्ट्रियल लगे, स्किल डेवलपमेंट जैसे नए कोर्स कराए जाए और बच्चों को नए प्रकार से उनको नौकरी दी जाए। अभी एक बात चल रही है गवर्नमेंट कि भाई जो बच्चे सरकारी नौकरी के एग्जाम देते हैं और जो मेरिट में नहीं आ पाते, लेकिन वो नीचे रह जाते हैं वेटिंग में, 5-7 हजार लोग किसी भर्ती में रह गए, तो उनको संविदा की नौकरी दी जाए। अच्छा, वैसे संविदा की नौकरी का हम विरोध करते हैं, लेकिन भाई कुछ नौकरी नहीं मिल रही है तो उससे अच्छा ही बच्चों को कुछ मिल रहा है, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर की ओर भी हमें बढ़ना चाहिए, नई इंडस्ट्री लगे, नए उद्योग लगे, अच्छी अच्छी चीजें आए राजस्थान में, और युवाओं को लगे कि यार हम कुछ कर सकते हैं, तो वो चीजें युवाओं को मिलनी चाहिए। और जितनी नौकरी सरकारी सेक्टर में है वो ईमानदारी से हो। जैसे 1-2% ही सरकारी सेवा में लोग हैं, लेकिन वो 1-2% भी अगर धांधली करके लग जाएंगे तो वो क्या है, पूरे सिस्टम को चलाते हैं। अलग अलग विभागों में लगते हैं लेकिन सिस्टम का कॉपरेशन मिलता है। अगर वो लोग चोर लग जाएंगे तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो सिस्टम में अच्छे लोग हो जो सरकारी सेवाओं में बैठे हैं, जिससे जो स्कीमें आएंगी तो जनता तक पहुंचेंगी, प्राइवेट सेक्टर में चाहे अन्य विभागों में, तो वो ईमानदारी से इंप्लीमेंट हो पाएंगी। अगर ये लोग ही अगर गलत तरीके से लगेंगे तो सिस्टम में जो नीचे लोगों को मदद मिलनी है, जो नीचे लोगों को जो सहायता मिलनी है गवर्नमेंट से, जो नीचे तबके के लोगों को कुछ सहयोग मिलेगा सरकार से, वो मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऊपर के लोग चोरी कर लेंगे ना, वहीं सेटल कर लेंगे मामला। तो इसलिए जो नौकरी है वो तो ईमानदारी से मिले और नए आयाम स्थापित हो, नई चीजें बच्चों के लिए खोली जाए। हम थोड़ा आपके व्यक्तिगत जीवन में जानना चाहेंगे कि आपने ये जो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपने सिर्फ ये मोटी मोटी लड़ाई लड़ी, इससे पहले भी आपका काफी संघर्ष रहा होगा। बहुत तो आपने ये लड़ाइयाँ कैसे स्टार्ट की, आपने एक प्रकार से इसमें जाना कैसे प्रारंभ कर दिया? देखो ऐसे लंबी कहानी है, लेकिन मैं आपको इतना बताऊं कि मैं खुद एक स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है। 2016 में मैंने बीटेक का रहा हूँ, पास आउट करी मैं सिविल से, जयपुर से, सिविल इंजीनियरिंग से। फिर मेरे को लगा कि यार अपन गांव से आते हैं और सामान्य परिवार है, तैयारी करेंगे। तो तैयारी करी, 2020 तक हमने पढ़ाई करी। फिर पेपर लीक हुए, हमने जिस एग्जाम की तैयारी करी 2-3 साल, उसका दईयन का पेपर लीक हो गया। फिर हमें लगा कि बर्बाद हो गई हमारी तो मेहनत पूरी। तो बहुत गुस्सा था मन में, और ऐसे करके फिर एक ऐसे वीडियो वगैरह बनाए और बच्चों को इकट्ठा करा और उस भर्ती के लिए आंदोलन करा। डॉक्टर किरोड़ लाल जी से मिले और ऐसे करके उनको साथ लिया और उस भर्ती में बहुत मजबूती से लड़े। उस भर्ती को हमने रद्द करवाया, वो भर्ती रद्द हुई। फिर सोचा कि चलो दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा पेपर दिया, फिर पेपर लीक हो गया। तो हमको लगा कि यार कहीं ना कहीं सिस्टम पूरा खराब है, और मेरे जैसे बहुत सारे युवा सपने लिए आते हैं नौकरी लगने की, लेकिन इस भ्रष्ट सिस्टम के कारण, इस पेपर लीक के कारण, इन समस्याओं के कारण से चीजें उनको मिल नहीं पाती। तो ये बात मन में आई कि यार अब ये ना ये सिस्टम सुधारना है, और ये सिस्टम कब सुधरेगा, जब मैं खुद का बलिदान दूंगा, जब मैं खुद इस सिस्टम से लड़ूंगा और इन पेपर माफियाओं को और इन सरकारों से लड़ूंगा, और इनको जब मैं घर बैठाऊंगा। और आज उसी के परिणाम है कि एसआई भर्ती भी रद्द हुई, जेईएन की रद्द हुई, उस समय रीट की रद्द हुई। जिन्होंने भ्रष्टाचार करा और तमाम भर्तियों में मैं आगे रहा और बढ़ चढ़ के आंदोलन करे और हिस्सा लिया, उसके लिए जेल भी गए, अनशन भी करे, सड़कों पर लड़े, लाठियां खाई। और एक मन में यह था कि किसान के बच्चे को रोजगार मिले, गांव में बैठे व्यक्ति का भरोसा बढ़े, और उनकी लड़ाई में लगातार फिर लड़ने लग गया। और वो आज लंबा एक संघर्ष हो गया, और वो एक यात्रा फिर एक सामाजिक रूप से जुड़ गई। अब मेरे को लगता है कि समाज में किसी को जरूरत है तो मनोज मीणा तैयार है। अब मेरे को लगता है युवाओं को जरूरत है तो मनोज मीणा तैयार है। जहां भी किसी को जरूरत पड़ती है तो मैं उसके लिए खड़ा हो जाता हूँ। युवाओं के साथ साथ समाज के लिए भी हम काम कर रहे हैं लड़ने का। और अब कहीं ना कहीं चीजें बदल रही है, सिस्टम बदल रहा है, और कहीं ना कहीं काफी हद तक अपनी लड़ाइयों के परिणाम अब बच्चों को मिल रहे हैं कि पेपर ठीक हो रहे हैं कुछ, और कहीं ना कहीं ये लंबी लड़ाइयों के परिणाम है, और आने वाले समय में और सुखद परिणाम मिलेंगे। हाँ, ये जरूर है कि इसके चलते मेरे को एक तरह से वो कैरियर छोड़ के पॉलिटिक्स में आना पड़ा और ये लोगों की आवाज बनना पड़ा। और आज जब ये काम मैं करता हूँ तो लोगों के लिए जो लड़ता हूँ तो बड़ी खुशी मिलती है मन से कि यार वास्तव में कुछ लोगों की मदद हो रही है, और कुछ लोग सही तरीके से नौकरी लग रहे हैं, या समाज में कुछ लोगों को न्याय दिला पा रहा हूँ और वो मुझे दुआएं देते हैं। बस तो फिर एक अब मन बन गया
कि सामाजिक न्याय के लिए और व्यवस्था परिवर्तन के लिए आगे लड़ते रहेंगे और ये यात्रा ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी और लोगों का साथ है, भाइयों का प्रेम है, तो संघर्ष जारी है। आगे आपका क्या विजन है इसको लेकर? आगे आप क्या देखते हैं? देखो ऐसा है कि मेरा ये है कि यार हर उस व्यक्ति की लड़ाई लड़ी जाए जिसको न्याय नहीं मिल रहा, जो सिस्टम में भ्रष्टाचार हो रहा है उसे खत्म किया जाए और किसान को भरोसा मिले कि यार वास्तव में कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ सरकार उसका मुझे देगी, जो भी मेरे मेहनत का फल मुझे मिलेगा। तो जो तमाम जो चीजें हैं, गरीब तबके के लोग हैं, शोषित वंचित लोग हैं, वो मुख्यधारा से नहीं जुड़ पा रहे, जिनकी कोई बात नहीं कर रहा, युवा जिनकी कोई सुन नहीं रहा, जो भी कोई युवाओं के साथ गलत होता है, तो उनके लिए एक बड़ी लड़ाई आगे भी लड़ेंगे और एक ऐसा सिस्टम बने कि जो सबको न्याय मिले और ये व्यवस्था परिवर्तन हो और इसी के माध्यम से भाइयों के साथ सहयोग से आने वाले समय में जब हमें हमारे भाई साथ रहेंगे, मौका मिलेगा, तो हम देखेंगे कि कहीं जाके सदन के माध्यम से कहीं पहुंच के कलम में हमारी ताकत होगी तो और मजबूती से हम लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि अभी हम सड़कों की लड़ाई लड़ रहे हैं और सड़कों की लड़ाई बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत बार शासन प्रशासन से लड़ना पड़ता है और अगर हमारे पास कुछ पद रहे होते राजनीतिक रूप से तो और मजबूत होते, तो आने वाले समय में लोगों की आवाज बढ़ने का काम करेंगे और बड़ी मजबूती से बढ़ने का काम करेंगे। फिर आगे तो यात्रा लंबी है, जैसे लोगों का प्रेम होगा और जैसे लोग कहेंगे उस हिसाब से जीवन को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगा बात करके और आप भी जीवन में स्वस्थ रहो, उन्नति करो, मस्त रहो।